नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिनों की यात्रा पर होंगे रवाना। 22वें शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के समसामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। असम में स्थायी शांति के लिए आज उठाया जा रहा एक बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। विश्व डेयरी सम्मेलन का आज होगा समापन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पुरुषोत्तम रूपाला सहित कई गणमान्य सम्मेलन में करेंगे शिरकत। और पंचायतों को स्मार्ट बनाने की दिशा में स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन आज। सम्मेलन का विषय स्मार्ट ग्राम पंचायतें, ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान में समरकंद की 2 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में SCO सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, SCO से संबद्ध क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेने वाले हैं। मौजूदा भू राजनीति के मद्देनजर इस समिट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद की, जो तैयार हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 22वीं बैठक के लिए। समरकंद शहर SCO देशों के झंडों से पट गया है और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को समरकंद पहुंच रहे हैं। SCO शिखर सम्मेलन में SCO सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, SCO के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। SCO के पूरे प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आते हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ ही कई चीज़ें आजकल जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ डिप्लोमेसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है, इनके साथ अगर संबंध प्रस्थापित करने होंगे तो SCO एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खोलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसीलिए SCO समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। इस समय SCO में 8 देश हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। सम्मेलन में 15 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश और 4 आमंत्रित देश हैं।
रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सम्मेलन को अहम माना जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। समरकंद से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त हमारे सहयोगी शिशिर सेलार समरकंद से इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही कि इस वक्त जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है वर्ल्ड लेवल पे, उस बैकग्राउंड में ये जो एससीओ का सम्मेलन होने जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए जिस प्रकार से सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दुनिया दो खेमे में बंटी हुई दिखाई दे रही है कभी कभी। खास तौर पर जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, फिर चाहे वो यूरोप की हम बात करें या फिर एशिया की हम बात करें, तो ऐसे में जिस प्रकार से जब ये एससीओ समिट हो रहा है जहां पर मध्य एशियाई देश है, साथ ही साथ जो अब अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के कुछ देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण एक ग्रुपिंग जिसे हम कह सकते हैं कि उभर कर सामने आ रही है। हालांकि इसका अगर लक्ष्य अगर देखा जाए तो काफी स्पष्ट है कि किस प्रकार से जो ये देश है, जो एससीओ मेंबर्स है, उनके बीच में कोऑपरेशन किस प्रकार से ज्यादा हो, किस प्रकार से सामरिक विषय जो है वो सुलझाया जाए और खास तौर पर किस प्रकार से और ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाई जाए। खास तौर पर अगर मैं मोटा मोटी जानकारी दूं तो जो एससीओ मेंबर्स यहां पर मौजूद होंगे तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा उज्बेकिस्तान में होगा। वर्ल्ड जीडीपी के एक बड़े पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स है वो इस वक्त समरकंद में है, उज्बेकिस्तान में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण एससीओ समिट होगा, खासतौर पर उन देशों के लिए भी जो इसका मेंबर है और उन देशों के लिए मेंबर नहीं है, क्योंकि उनकी भी निगाहें जो है इस समिट पर रहेगी। मुद्दों की हमने बात की, लेकिन दूसरा और एक इसमें भारत की लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण एससीओ समिट इसीलिए भी है क्योंकि भारत की अगर हम विदेश नीति देखी जाए, अप्रोच देखा जाए पिछले कुछ दिनों में तो एक अलग रहा है। फिर चाहे हम वेस्ट की बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट की हम बात करें और अब सेंट्रल एशिया की बात करें। सेंट्रल एशिया में सबसे भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर देखा जाए और इन सभी देशों के साथ, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की हम बात करें, उज्बेकिस्तान की हम बात करें, बाकी अन्य देशों की हम बात करें, इनके साथ अच्छे रिश्ते प्रस्थापित करने के लिए एससीओ जैसा समिट और एक प्लेटफॉर्म काफी महत्वपूर्ण होगा, जहां पर प्रधानमंत्री जो है इन सभी नेताओं से जो है बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से ये जो कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ये अगर देखा जाए तो एक लैंडलॉक कंट्रीज है, वहां पर पहुंचना दिक्कत है, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे में भारत जो है ये भी प्रयास कर रहा है कि इन देशों के साथ किस प्रकार से अच्छे कनेक्टिविटी जो है प्रस्थापित कर पाए और साथ ही साथ व्यापार के जो मुद्दे हैं वो भी किस प्रकार से इन देशों के साथ आगे बढ़ाए जाए। तो ये भारत की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये मोटा मोटी मुद्दे जो है भारत इस वक्त चाहेगा कि ये देश जो है भारत के साथ भी जो है एक पार्टनरशिप करे, एक साझेदारी करे, फिर चाहे वो कोऑपरेशन हो या फिर बायलैटरल हो, ये चीजें किस प्रकार से हो जाए ये महत्वपूर्ण बात होगा। और इसी कड़ी में हमने देखा पिछले कुछ सालों में, फिर चाहे वो ईरान का चाबहार बंदर हो, कि भारत उसको डेवलप कर रहा है। हालांकि भारत इसको ईरान के साथ जरूर डेवलप कर रहा है, लेकिन इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो भी इस मूव को वेलकम कर रही है। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से ये बंदर बन रहा है और जिस प्रकार से कनेक्टिविटी भारत के साथ बढ़ रही है वो भी इसमें जो है साथ में आना चाहेंगे और व्यापार जरूर करना चाहेंगे। खासतौर पर इन एशिया, उज्बेकिस्तान और बाकी अन्य एशियन देशों की बात करें तो जिस प्रकार से व्यापारिक संबंध रहे हैं भारत में, तो भारत का अगर खास तौर पर एक स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो जो फिर मेडिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, फार्मा की बात करते हैं, तो इसका ज़्यादा प्रेजेंस है इन कंट्रीज़ में। हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया उन सभी चीज़ों को यहाँ पर। और साथ ही साथ उज्बेक की हम बात करें या फिर बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी बड़ी मात्रा में जो भारत के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, दोनों देशों के लिए विन विन, या फिर सेंट्रल एशिया और भारत के लिए किस प्रकार से विन विन सिचुएशन हो, ये भी इस वक्त भारत जो है देख रहा है। जहाँ तक बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशंस की और जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत इसमें काफी स्पष्ट रूप से अपनी बात रख रहा है कि भारत का हित सबसे सर्वोपरि है, सबसे प्रथम है। और यही हमने देखा जब किस प्रकार से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, भारत ने हर बार जो है ये बात दोहराई कि जो बातें भारत के हित में होगी वही जो है भारत जरूर करेगा। फिर चाहे वो रशिया के साथ हम जिस प्रकार से बिजनेस इस वक्त कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो पेट्रोलियम गैसेस का जो हम परचेस कर रहे हैं, और बावजूद इसके कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उसको देखा जा रहा था, फिर भी भारत ने उसको कम नहीं किया। तो ऐसे में भारत कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड बना रहा है। सेंट्रल कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, उसके साथ भी। तो ऐसे में भारत की आज जब भारत इसमें शिरकत करेगा तो जाहिर सी बात है एक बैलेंस्ड अप्रोच भारत का होगा, लेकिन साथ ही साथ एक साझेदारी भी भारत को करनी है। तो इस बारे में किस प्रकार से काम होगा ये भी देखना होगा। कई ऐसे मुद्दे इस वक्त एजेंडा पे होंगे।
लेकिन दूसरी ओर में और एक महत्वपूर्ण बात असीम ये भी है कि भारत जो है बाकी जो कंट्रीज है यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके साथ बायलैटरल भी कर सकता है। हालांकि अब तक कौन सी ऐसी कंट्रीज है इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि जो है इस वक्त प्राप्त नहीं हुई, लेकिन रशिया की हम बात सुन रहे हैं कि रशिया के साथ बायलैटरल हो सकता है, उज्बेकिस्तान के साथ जो है बायलैटरल हो सकता है। तो ऐसे में ये जो वन ऑन वन बायलैटरल्स है वो भी काफी मायने रखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो मुद्दे पिछले कुछ दिनों में या फिर कुछ सालों में उभरे हैं उनको देखते हुए मुद्दों को भी यहाँ पे जो है उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है और आने वाले समय में किस प्रकार से साझा जो एक पार्टनरशिप हो वो किस प्रकार से आगे बढ़े, ये भी काफी महत्वपूर्ण लगता है बायलैटरल टॉक्स में, वन टू वन टॉक्स में। तो इस पर भी जो है प्रधानमंत्री खासा तवज्जो देंगे। तो ये सभी मुद्दे अगर देखा जाए एससीओ समिट में भारत के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। एक और बात संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा शिशिर, वो कि पोस्ट कोविड ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होने जा रहा है। सप्लाई चेन रेजिलियंस की जब बात आती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रसिया, भारत भी उसका एक पार्ट रहा है। क्या इस समय उम्मीद करें कि इस एससीओ मीटिंग के बाद से ये जो एक सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो और जो इसके बेनिफिशरीज हैं उन तक चीजें पहुंचती रहें, इस पर भी बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, हालांकि इसके बारे में असल में बात करना चाहूँगा। कल जब हमने भारत के राजदूत जो उज्बेकिस्तान में उनसे भी बात की, मनीष प्रभात ने स्पष्ट कहा कि हाल ही के दिनों में जिसके पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में हमने देखा कि किस प्रकार से हेल्थ डिप्लोमेसी चली है इन सभी देशों के बीच। फिर चाहे वैक्सीनेशन की हम बात करें, जो वैक्सीनेशन हमने बाकी अन्य देशों को दिया है, फिर हम बात करें मेडिकल इक्विपमेंट की और साथ ही साथ मेडिसिन की हम बात करें जिस प्रकार से भारत ने दिया है, क्योंकि भारत जो कहा जाता है कि एक फार्मा है पूरे देश के लिए, तो ऐसे में ये जो चीज़ें है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसलिए सप्लाई चेन की जब बात करते हैं तो कनेक्टिविटी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इसमें। और ये मध्य एशियाई देश जाहिर सी बात है ज़रूर जानते हैं, उज्बेकिस्तान भी ज़रूर जानता है जो एससीओ समिट का इस वक्त जो होस्ट कर रहा है, और इसीलिए उज्बेकिस्तान भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टेड है किस प्रकार से कनेक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान दी जाए और भारत के साथ जो कनेक्टिविटी जो है फिर वो सी रूट के जरिए हो ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से बढ़ाई जाए। फिर वो इसमें ईरान भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये जो कनेक्टिविटी है और साथ ही साथ ये जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब ना हो, साथ ही साथ और ज़्यादा ट्रेड इसके माध्यम से हो, ये प्रमुख तौर पर मुद्दे ज़रूर रहेंगे और भारत भी इस पर ध्यान दे रहा है और साथ ही साथ जो मध्य एशियाई देश है वो भी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को समरकंद से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ, दूसरे अहम एजेंडे की तरफ। पूर्वोत्तर में शांति और स्थायित्व मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार रहा है। असम में स्थायी शांति के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। असम सरकार के मुताबिक इस त्रिपक्षीय समझौते में शामिल होने वाले उग्रवादी समूहों के साथ पहले से ही संघर्ष विराम जारी है। इससे पहले बीते 12 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इन समूहों के साथ बैठक की थी। बाद में उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 15 सितंबर को नई दिल्ली में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में विद्रोही आदिवासी समूहों के साथ बैठक की। समझौते पर हस्ताक्षर से निश्चित रूप से असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, जैसा कि हमने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर असम में, वहां की शांति के लिए, वहां के स्थायित्व के लिए, वहां के पीस के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित तौर पर देखिए, और हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उन्हीं के शब्दों में एक नए युग की जरूर शुरुआत है असम के लिए। और एक तरह से कह सकते हैं कि अब एक तरह से अल्फा का जो परेश बरुआ गुट, और वो भी लगातार एक तरह से अब हम तक जानते हैं कि उस तरह की स्थिति में नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जो उग्रवादी समूह एक तरह से समझौते के अधीन होंगे और वो एक तरह से मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। और ये एक तरह से आखिरी कुछ गुट जो थे वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा दिन असम के लिए, भारत के लिए, पूर्वोत्तर के लिए। और हम जानते हैं कि बीते 8 वर्षों में खास तौर से जिस तरह से बातचीत के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को समझते हुए, उनकी भागीदारी बढ़ाते हुए, उनके संस्कृति की रक्षा करते हुए जो कदम उठाए गए उसका ये एक तरह से परिणाम है। जो लगातार जो संवाद की प्रक्रिया बनाए रखी गई उसका ये परिणाम है। तो अब हम अभी तक जो जानकारी है उस लिहाज से कह सकते हैं कि 5 ग्रुप हैं जिनके साथ ये एक फाइनल सेटलमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कई हम कह सकते हैं सैकड़ों
जो उग्रवादी हैं, जो अभी डेजिग्नेटेड कैंप्स में रह रहे हैं, तो वो भी हथियार डालेंगे, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे। शाम 5 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आपको याद होगा असीम, चाहे बोडो समझौता हुआ था, जो ऐतिहासिक बोडो समझौता 4-5 दशक से जो हिंसा का कारण बना हुआ था, या फिर कार्बी आंगलोंग समझौता, उसके बाद ये तीसरा जो बड़ा समझौता बीते 3 वर्षों में हो रहा है। तो कह सकते हैं कि असम के लिए जरूर एक नए युग की शुरुआत जैसा है। सुधाकर, जैसा कि आपने कहा कि बोडो के साथ एक बहुत अहम समझौता हुआ था, और उस समझौते के बाद जो प्रेस रिलीज और या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बातें कही गई थी, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि वो लोग जो इसमें मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, उनके जरिए उनको और भी एम्पावर किया जाएगा। क्या इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की बातचीत आज जब फाइनल एग्रीमेंट होने जा रहा है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर देखिए, जब संवाद की प्रक्रिया होती है तो एक तरह से केंद्र की खास तौर से ये कोशिश रहती है कि जो स्थानीय आकांक्षाएं हैं, भारत की संविधान के तहत भारत की संप्रभुता का ध्यान रखते हुए जो स्थानीय आकांक्षाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा पूरी करने की कोशिश की जाए। तो उस लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि कोई खास अनाउंसमेंट भी समझौते के साथ कि क्या कुछ कदम उठाए जाने वाले हैं, जो लोग सरेंडर करेंगे, जो लोग एक तरह से मुख्य धारा में शामिल होंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसकी जानकारी अभी बाहर नहीं आई। लेकिन हमने देखा कि जब बोडो समझौता हुआ था तो 1,500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि, कार्बी आंगलोंग समझौते में 1,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। और सेटलमेंट में, विकास में, एक तरह से स्थानीय स्वशासन को उन इलाकों में आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्च किया गया था। लेकिन निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार बीते कुछ वर्षों से एक दृढ़ इच्छा शक्ति स्थायी शांति, स्थायित्व के लिए वो दिखाई देती है, और एक तरह से लगातार उसको हैंडल किया गया। और हम बात भी कर रहे थे सवेरे, इसकी वजह से हम जानते हैं कि अब गिने चुने जिलों तक असम के 2-3 राज्यों में जो आपदा है वो सिमट गया है। असम से लगभग एक तरह से ये समाप्त हो गया। तो ये इस वजह से भी मुमकिन हो पाया है क्योंकि एक सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनी है असम में भी और पूरे पूर्वोत्तर भारत में, और इसकी वजह से विकास को रफ्तार गति मिल रही है। जो प्रोजेक्ट दशकों तक लटके रहते थे वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी पर्याप्त हो रही है। हमें उम्मीद भी कर सुधाकर कि आज के समझौते के बाद से उत्तर पूर्व में जो शांति की जो धारा है, जो विकास की धारा है, वो और भी मजबूती से बहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में जारी विश्व डेयरी सम्मेलन का आज समापन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का विषय पोषण और आजीविका के लिए डेयरी पर आधारित रहा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और IDF के महानिदेशक और IDF के अध्यक्ष सहित अन्य देशों के प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज इस अहम विषय पर अपना संबोधन देने वाले हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से यानी कि ग्रेटर नोएडा से ही हमारे सहयोगी OP यादव, जो कि लगातार इस पूरे प्रोग्राम को कवर करते आ रहे हैं, इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो OP, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर बातचीत होनी है, जिस विषय पर चर्चा होनी है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए।
जी, ये 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और आज इसका समापन है। इस कॉन्फ्रेंस में बीते 3 दिन में तकरीबन 150 से भी ज़्यादा अलग अलग विषयों पर सेमिनार हुए हैं। आज भी बहुत सारे सेमिनार होने, तकरीबन 200 के करीब पूरे सेमिनार इसमें होने और अलग अलग विषयों पर लेके विशेषज्ञ अपने व्याख्यान दे रहे हैं। आज इसमें सुबह 8:30 बजे से केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला और जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक है कैरोलिन एमेंड सहित अन्य विशेषज्ञ अपना वक्तव्य दे रहे थे। आज का जो सुबह का सत्र था 8:30 बजे, उसमें सस्टेनेबल डेयरी फॉर लो एनवायरमेंट कॉस्ट को लेकर एक वक्तव्य जारी किया गया और उसी को लेकर फिर एक पैनल चर्चा हुई और अभी उसी कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सभागार में मौजूद हैं और इस पर चर्चा सत्र चल रहा है। इस चर्चा सत्र के दौरान और भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिनमें फुटप्रिंट फॉर डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, अगले 25 साल में डेयरी का किस तरह का विकास होना है, इसको लेकर एक रणनीति बनेगी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम को लेकर डेयरी सेक्टर को लेकर किस तरह समन्वित विकास किया जाना है सभी विकसित और विकासशील देशों के साथ, इसको लेकर भी चर्चा सत्र होगा। तो तकरीबन 1 बजे तक ये अलग अलग सत्र अलग अलग कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ चलेंगे, जिनमें परसोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री और पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री के अलावा अन्य जो देशों से डेयरी और पशुपालन से जुड़े हुए मिनिस्टर्स आए हैं वो अपना वक्तव्य देंगे और डेयरी से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, डेयरी उद्यमी हैं और जो मिल्क फेडरेशन के एमडी और प्रबंध निदेशक अलग अलग राज्यों से आए वो सभी अपना अपना वक्तव्य देंगे। और उसके बाद 11:30 बजे इसी सत्र के दौरान 11:30 से 12:30 के दौरान एक चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर पैनल डिस्कशन होगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी हम आगे भविष्य में अगला डेयरी कॉन्फ्रेंस किस देश में होना है वहाँ बनाएं। और अभी इस 12 से 15 सितंबर तक जो डेयरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, इसका सार क्या निकला, हमने जो पोषण और आजीविका को लेकर डेयरी सेक्टर को रेखांकित करके थीम लाइन बनाई थी, उसमें हम कितने सार्थक रहे, कितने सफल रहे और भारत सहित जो दुनिया भर के देश जहां पर डेयरी और दूध उत्पादन पर लोगों की आजीविका निर्भर है, वो सभी देशों के प्रतिनिधियां कितना संतुष्ट इस कॉन्फ्रेंस से रहे और भविष्य में इस तरह की कॉन्फ्रेंस में क्या नया सुधार होना है, किस तरह किसानों की भागीदारी और जो पशुपालन से जुड़े स्टेक होल्डर है उनकी भागीदारी कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको लेकर किस तरह की रणनीति बने, इन सभी विषयों पर यहाँ न केवल चर्चा होगी बल्कि चिंतन मनन होने के अलावा अपना निष्कर्ष जो इस 12 से 15 सितंबर तक कॉन्फ्रेंस का रहा उस पर विशेषज्ञ अपना व्याख्यान देंगे और बाद में जो पशुपालक किसान है और डेयरी स्टेक होल्डर है वो अपनी अनुभव साझा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को पी यादव ग्रेटर नोएडा से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पंचायतों को स्मार्ट बनाकर राज्य के विकास में सहभागी बनने की दिशा में प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सहित तमाम दिग्गज शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय स्मार्ट ग्राम पंचायतें ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना रखा गया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ लखनऊ से मौजूद हैं। तो विकास, जैसा कि ग्रामीण स्तर पर बात की जाए, पंचायतों को मजबूत बनाना कहीं ना कहीं इसका मकसद है और इसका सपना गांधी जी ने भी देखा था। गांधी जी के सपने को साकार करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल, सबसे पहली सीढ़ी होती है लोकतंत्र की ग्राम पंचायत और पंचायतों को सशक्त करने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जाने माने विशेषज्ञ यहाँ पर जुटेंगे। यहाँ तकरीबन 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक सोच है समावेशी विकास की, जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, जब तक हमारे पंचायती राज सिस्टम विकसित नहीं होगा, तब तक हम संपूर्ण विकास की बात नहीं कर सकते हैं। उसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तमाम विषय से जुड़े विशेषज्ञ यहाँ रखेंगे। यहाँ पे तमाम हमने देखा अंदर प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम ऐसी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, अब उसका प्रयोग हम आने वाले समय में कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि जो शुरुआत की गई थी हाल ही में कि ड्रोन के द्वारा खेतों में दवा का छिड़काव करना, इसके साथ ही ड्रोन के द्वारा सर्वे करवाना, इन सब चीज़ों से हम किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर विकास कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हम जब पंचायतों की बात कर रहे हैं, स्मार्ट ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर टेक्नोलॉजी की सुविधा हो सकती है, आईटी की सुविधा हो सकती है, किस तरीके से वहाँ पर क्षेत्र के विकास करने में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती हैं ग्राम पंचायतें। स्मार्ट पंचायतें जब तक नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है
कि हम अगर अपनी प्राथमिक कड़ी को ही सबसे ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं तो हमको विकास के मुख्यधारा में हमारी और तेज़ी से गति मिलेगी, क्योंकि जब ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी तभी जो है लोग सशक्त होंगे। इसमें आज पहले दिन पंचायतों में हो रहे परिवर्तन के बारे में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से स्मार्ट कृषि हो, स्मार्ट पर्यावरण हो और स्मार्ट स्वास्थ्य हो ग्रामीण क्षेत्रों में, इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के जुड़े जो ग्रामीण समाज के विभिन्न मुद्दे होते हैं, किस तरीके से एक पूरे समाज को विकसित किया जा सके, चाहे महिलाओं का स्वावलंबन की बात हो, बच्चों के सशक्तिकरण की बात हो, या जो तमाम लोगों को योजनाओं का किस तरीके से लाभ दिया जा सके। खासतौर से हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से, अगर हम पिछले कई दशकों पहले की बात करते हैं, एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऊपर से चला हुआ पैसा लोगों तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाता है, लेकिन हमने देखा एक पारदर्शी सोच का ये नतीजा है कि अब जब पैसा जो ऊपर से चलता है वो पूरा का पूरा सीधे आपके खाते में आता है। ये एक सोच दर्शाती है आपकी पारदर्शिता की सोच। उसी सोच के साथ हमको नए कलेवर और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं स्मार्ट ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें जब विभिन्न विशेषज्ञों के विचारों का यहाँ पे मंथन होगा तो उसके बाद से अमृत निकलेगा। उस अमृत से आने वाले समय में हम लोग अपने ग्रामीण समाज, ग्राम पंचायतों को और कैसे डेवलप कर सके, वो यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए जाएंगे और काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल, अभी तक स्मार्ट शहरों की बात हो रही थी, लेकिन अब यूपी सरकार की पहल पर स्मार्ट ग्राम पंचायतें, इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसको कि हमने कहा कि आज यूपी के सीएम भी संबोधित करेंगे और इस मंथन में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।